नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, जो आज की क्लास है हमारी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में। यानी कि आनुवांशिकता है क्या। जो आनुवांशिकता है उसका मतलब है कि यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या लक्षणों का जाना। यानी कि जैसे एक पीढ़ी में कोई यानी कि कोई पिता है और उसका जो पुत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, उस पिता के जो लक्षण और माता के लक्षण पुत्र में किस प्रकार से आएंगे। पिता के लक्षण आएंगे, माता के लक्षण आएंगे, दोनों के लक्षण आएंगे, किस प्रकार से उनमें जो लक्षण आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो चैप्टर है आपका आनुवांशिकता के बारे में, जो आनुवांशिकता का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्या नाम है उनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। जो इनका जो जन्म हुआ था, आनुवांशिकता के पिता है जिसे कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 1822 और कब तक थे? 1884 तक थे। इन्होंने क्या किया था, इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ पर थी? गिरजाघर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? गिरजाघर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? गिरजाघर में हुई थी। इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवांशिकता के बारे में बताया था कि आनुवांशिकता को किस प्रकार समझाया। इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था? इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। सबसे पहले किस पर किया था? मटर के पौधों पर क्या किया था? इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। इनका जन्म 1822 में इनका जन्म हुआ था। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में की थी। और ये क्या थे? गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान के अध्ययन के लिए ये कहाँ चले गए थे? ये वियना विश्वविद्यालय चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वियना विश्वविद्यालय। वहां पर क्या हुआ? वहां पर अध्यापन हेतु जो सर्टिफिकेट की जो परीक्षा है, परीक्षा में कैसे हो क्या हुए? असफल हो गए। क्या हुए? असफल हो गए और ये वापस आ गए थे। फिर इन्होंने वापस आके क्या किया था? इन्होंने मटर के जो पौधा है उस पर क्या किए थे? प्रैक्टिकल किए थे। अब जैसे किस प्रकार आनुवांशिकता के बारे में अगर हम जानें तो जैसे मान लो अब ये कान का ये वाला हिस्सा है, किसी के क्या होता है? ये सीधा जुड़ा हुआ होता है और किसी के क्या होता है? ये ऐसे होता है। तो हर किसी के अलग अलग है। अब जैसे एक प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि सबकी हाइट बराबर होनी चाहिए, सबका सेम, जो जैसे मान लो कान का ये वाला हिस्सा है ऐसे होना चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए। लेकिन क्या सब एक जैसे है? सब एक जैसे नहीं है, क्योंकि सब में जो आनुवांशिकता के जो लक्षण हैं वो कुछ डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग हैं। यानी कि किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत कम है और किसी की ज़्यादा बहुत हाइट हो गई, जिसमें महाकायकता आ गई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट हो गई हो। तो ये किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण भी होता है। ये किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण भी होता है। और जो जीन होते हैं, अपने जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जो जीन होते हैं उनके माध्यम से जो आनुवांशिकता है हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जैसे हमारे दादा थे वो कैसे थे, उनकी हाइट किस प्रकार थी, फिर हमारे पापा कैसे थे, उनकी हाइट कम थी, ज़्यादा थी। तो ये जो डिपेंड करता है ये हमारे दादा के दादा पर, जो दादी पर, जो पिता माता, इन सब पर डिपेंड करता है। यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? आनुवांशिकता के जो लक्षण है वो जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकता के लक्षण जाते हैं। और ये डिपेंड किस पे करते हैं? ये करते हैं जीन के ऊपर। यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। उनमें क्या होते हैं? जीन होते हैं।
और जो डीएनए आरएनए पाया जाता है और उनमें जो प्रोटीन पाई जाती है, इन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब उन्होंने क्या लिया था, सबसे पहले एक जो मटर का पौधा लिया, एक पौधा ले लिया जैसे बड़ा पौधा, एक ले लिया मीडियम साइज का पौधा, एक कैसा ले लिया, मीडियम साइज का पौधा। तो उससे जो अगली जो पीढ़ी तैयार हुई, उनसे जो अगली पीढ़ी जो मटर की जो तैयार हुई वो कैसी हुई, फिर उससे अगली पीढ़ी कैसे तैयार हुई, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या क्या चेंज आए, जो परिवर्तन आए, यानी कि वो किसके कारण, आनुवंशिकता के कारण क्या हुए, उनमें चेंजेज हो गए। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये 1822 से कब तक थे, 1884 तक थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गिरजाघर में प्राप्त की थी और गणित एवं विज्ञान के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे, वियना विश्वविद्यालय चले गए थे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की जो परीक्षा में क्या हो गए, असफल हो गए और वापस लौटकर आ गए। वापस लौटकर आने पर इन्होंने क्या किए, मटर के दाने पर क्या करे, जो मटर का पौधा है उस पर क्या करने लग गए, प्रैक्टिकल करने लग गए। यानी कि ये जो आनुवंशिकता के बारे में क्या खोजने लगे, जानने लगे। इन्होंने परीक्षण किए, अलग अलग पौधे, जैसे कोई लंबा पौधा, कोई बौना पौधा, और कोई किस प्रकार, जैसे कलर अलग कलर का है, कोई किस कलर का है। इन सब में इन्होंने क्या किए थे, प्रैक्टिकल किए थे। अब किस प्रकार से इनमें जो अगली पीढ़ी होगी वो किस प्रकार से होगी। तो जैसे इन्होंने बताया था कि अगर मान लो आप एक लंबा पौधा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एक लंबा पौधा ले रहे हो जिसको हम टी से दर्शाते हैं। दूसरा एक पौधा ले रहे हो जो बौना है, एक कैसा है, बौना पौधा। इसको हम लिख रहे हैं किससे, स्मॉल टी से। किससे लिख रहे हैं, स्मॉल टी से। अब इसमें क्या करना है, हमको जो अगली पीढ़ी जो प्राप्त होगी, यानी कि इन दोनों से जो पीढ़ी प्राप्त होगी, अगली जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो कैसी होगी, बौनी होगी, बड़ी होगी, या फिर मतलब किस प्रकार से उनमें जो लक्षण आएंगे उनको हम जानेंगे। तो ये सब के बारे में किसने बताया था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने इनके बारे में बताया था। तो जो किस प्रकार से ये जो किस प्रकार से आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है उनके बारे में हम देखते हैं। अब जैसे हमें अगली पीढ़ी किस प्रकार से प्राप्त होगी तो देखते हैं। पहली पीढ़ी यानी कि पहला कौन सा है, टी और टी। पहला क्या है, टी और टी, और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। दूसरा क्या है, स्मॉल टी। अब इनसे हमें अगली पीढ़ी तैयार करनी है, इनसे हमें क्या करनी है, अगली पीढ़ी। तो देखो क्या करना होता है, ये इससे इसको क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस करना होता है। फिर इसको किससे, अगले वाले से क्रॉस करना होता है, इसको फिर वापस इसके साथ, और इसको इसके साथ करना। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, क्रॉस कराया जाता है। अब इनसे देखो, अगर इस टी को इस टी से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस कैपिटल टी को इस टी से क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल को इस स्मॉल से तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि हमें इस प्रकार के कुछ लक्षण प्राप्त हुए। इसमें जो कैपिटल टी है, यानी कि जो कैपिटल टी है ये वाली, ये तो क्या करती है, ये प्रभावी लक्षण के लिए, यानी कि जो लक्षण है उसमें क्या प्रभावी, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। और स्मॉल टी है, ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। अब जो हमें जो पीढ़ी प्राप्त हुए उसमें इस प्रकार से हमें कुछ प्राप्त हुए, यानी कि जो आपके प्रभावी क्या है, कैपिटल टी, यानी कि इसमें जो पौधे जो हमें प्राप्त होंगे सारे वो कैसे होंगे, वो सभी लंबे संगर्त पौधे प्राप्त होंगे, यानी कि लंबे संगर्त पौधे प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लो इनसे अगर अगली पीढ़ी हम प्राप्त करें, इनसे हम अगली पीढ़ी प्राप्त करें तो किस प्रकार से होगी। तो जैसे अगली पीढ़ी में हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, इनका क्या किया, क्रॉस करवाया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, वो कैपिटल टी, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी प्राप्त हो गया। उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। उसके बाद में स्मॉल टी कैपिटल टी, क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त होगा। उसके बाद में हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको हम अगर क्रॉस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होंगे। क्या हो गए, स्मॉल टी और स्मॉल टी होंगे। यानी कि देखो पहली जो पीढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहले क्या लिया था, लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था। कैसे लिया था, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लिया था। तो जैसे ही लंबा पौधा हमने लिया तो इसमें से इसको क्रॉस कराना होता है। इसमें क्या होता है, एक को एक के साथ क्रॉस कराना होता है। इसमें क्या होता है, एक को एक के साथ क्रॉस कराना होता है। इसको इसके साथ कराएंगे पहले, फिर इसको इसके साथ कराएंगे, फिर अगली की बारी आएगी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जो हमें प्राप्त होगा, जो संभावनाएं बनेंगी, कौन कौन से हमें पौधे किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यहाँ में प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जो भी सारे जो पौधे हैं वो कैसे हैं, लंबे संघर्त पौधे प्राप्त हुए। कैसे हुए, सभी लंबे संघर्त पौधे प्राप्त हुए। टी एक क्या है, प्रभावी लक्षण है, कैपिटल टी क्या है, एक प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल टी क्या है, एक अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद में हमने इस पीढ़ी को आगे क्रॉस कराया, यानी कि इस पीढ़ी से हम जैसे मान लो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम कैपिटल और स्मॉल टी को दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमें फिर क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी, यानी कि एक बड़ा पौधा प्राप्त हुआ है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे भी हमें बड़ा पौधा ही प्राप्त होगा। कैपिटल टी, अब इसकी बारी हो गई, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो हमें बड़ा पौधा, लेकिन स्मॉल टी यहाँ पे जो हमें ये पौधा प्राप्त होगा, इसमें क्या हुआ, दोनों कैपिटल नहीं है, इसमें से कोई भी कैपिटल नहीं है, इसमें एक क्या है, स्मॉल है, इसमें एक क्या है, स्मॉल है, यानी कि दोनों स्मॉल है। इनमें तो एक एक स्मॉल था, इसमें क्या है, दोनों ही स्मॉल है। तो यानी कि जो लक्षण प्राप्त होंगे, ये जो पौधा प्राप्त होगा ये कैसा होगा, ये बौना होगा। ये कैसा होगा, बौना होगा, बौना पौधा होगा। और ये कैसे होंगे, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी कैसा प्राप्त होगा, लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा प्राप्त होगा, और ये भी कैसा होगा, ये भी लंबा पौधा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि जो टी है ये क्या है, सब में एक प्रभावी लक्षण है। ये क्या है, एक सब में प्रभावी लक्षण है। जिस प्रकार से जैसे हमारे अंदर जो आनुवंशिकता जाती है, यानी कि जो लिंग निर्धारण के लिए जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो यानी कि जो एक्स होता है वो तो पुरुष में, यानी कि पुरुष में भी होता है और माता में भी होता है, लेकिन जो वाई होता है वो सिर्फ किसके पास होता है, पुरुष के पास होता है। तो यानी कि वाई जहाँ पर भी रहेगा तो जो लिंग निर्धारण में जो प्राप्त होगा वो हमेशा लड़का ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार कैपिटल टी अगर इनके साथ है तो वो पौधा कैसा होगा, बड़ा होगा। कैपिटल टी है तो इसके साथ यानी कि कैसा पौधा हो रहा है, बड़ा पौधा प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे हमें जो सभी पौधे थे वो प्राप्त कैसे हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। लेकिन जैसे ही अगली पीढ़ी आई तो उसमें एक जो पौधा होगा वो कैसा प्राप्त हो जाएगा, बौना पौधा प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे ऊपर ले लेते हैं, मान लो दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति जिनकी एक की हाइट ज़्यादा है और एक की कम है, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है। तो एक की हाइट ज़्यादा है एक की कम है। जो उनकी जो पीढ़ी होगी उसमें जो नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी उनके बाद तुरंत, उसमें तो जो सबकी हाइट होगी वो नॉर्मल होगी, यानी कि ठीक होगी, बड़ी होगी। लेकिन उसके बाद में जो अगली पीढ़ी की जो संभावना बनेगी उसमें एक की हाइट क्या होगी, छोटी होने की संभावना रहेगी। यानी कि क्या रहेगी, एक की जो हाइट होगी वो छोटी रहने की संभावना रहेगी। तो यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ, जो पौधे पे उन्होंने प्रैक्टिकल किया था मटर के पौधे पर, वो इस प्रकार से किया था।
यानी कि हमें किस प्रकार से पौधा प्राप्त होगा, जो अगली जो पीढ़ी है उसमें हमें कैसा लंबा प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा, यानी कि किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब जैसे मान लो और देख लेते हैं इसमें हम कि किस प्रकार से हमें और पौधे पे हम जैसे कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। अब हमने लंबा बौना ले लिया, उसके बाद में हम कलरफुल ले लेते हैं। कैसा ले लेंगे? कलर में। इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो आनुवंशिकता के बारे में बताया था, उन्होंने सब किस पर प्रैक्टिकल किया था? मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया था। अब मान लो एक ले लिया हमने टी और स्मॉल टी, यानी कि दोनों अगर छोटे हैं, दोनों अगर हमने ले लिए, दोनों छोटे हैं, दोनों क्या हैं? छोटे हैं। दोनों जो पौधे हैं उनकी हाइट किस प्रकार से है? छोटे हैं, बौने पौधे हैं। तो देखो इसके साथ इसको क्रॉस कराओ, इसके साथ इसको क्रॉस कराओ, इसके साथ इसको क्रॉस कराओ, इसके साथ इसको क्रॉस कराओ। पहले को किसके साथ है? टी टी, उसके बाद में टी टी, स्मॉल टी आएंगी सब में। यानी कि जो पौधा जो प्राप्त होगा हमें नेक्स्ट, वो कैसा प्राप्त होगा? बौना पौधा प्राप्त होगा। कैसा होगा? बौना पौधा प्राप्त होगा। यानी कि जो अगली जो पीढ़ी प्राप्त होगी इनसे, वो कैसी होगी? बौनी ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी, क्या हुआ? स्मॉल टी और, यानी कि ये कह सकते हो एक तो ले लिया हमने बौना पौधा, एक ले लिया बड़ा, लेकिन इसमें प्रभावी लक्षण टी है। इसमें कौन है? प्रभावी। तो इसमें देखते जो संभावना, इसमें जो संभावना है ना, इसमें तो क्या हो गया? 100% क्या हो गया? बौना पौधा प्राप्त होगा। पहली में भी 100% बौना प्राप्त पौधा होगा। और जो सेकंड वाला जो मैंने प्रैक्टिकल कराया उसमें क्या होगा? जो अनुपात में हम निकालेंगे तो 75% तो क्या संभावना हो गई थी? बड़े पौधे की संभावना हो गई थी। और 25% किसकी संभावना हो गई थी? जो छोटे पौधे की संभावना होती है, यानी कि बोने की। 75 तो बड़े की और 25 बोने की। तो इनमें अगर अनुपात में निकाले तो 3:1 का हो गया था, 3:1 का हो गया। तो यहाँ पे तो सिर्फ 100% है। अगर अनुपात में पूछ ले तो अनुपात में हम निकाल सकते हैं, अनुपात में हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं, स्मॉल टी को किसके साथ क्रॉस कराते हैं? कैपिटल टी से। फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से, स्मॉल टी को कैपिटल टी से, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया। तो पहले क्या हुआ हमें? कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहले में क्या प्राप्त हुआ हमें? कैपिटल टी और स्मॉल, यानी ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। उसके बाद में स्मॉल टी स्मॉल टी, उसके बाद में स्मॉल टी, यानी कि उसके बाद में स्मॉल टी कैपिटल टी, तो टी कैपिटल टी, उसके बाद में स्मॉल टी, यानी कि जो अगली जो पीढ़ी होगी ये कैसा होगा? ये तो होगा, ये किस प्रकार से होगा? लंबा पौधा होगा, लंबा पौधा होगा। ये कैसा होगा? बौना होगा, बौना पौधा प्राप्त होगा। ये कैसा प्राप्त होगा? बौना प्राप्त होगा। ये कैसे होगा? लंबा पौधा होगा। ये कैसा प्राप्त होगा? लंबा पौधा। ये कैसा होगा? बौना पौधा प्राप्त होगा। कैसा होगा? बौना पौधा प्राप्त होगा। अब जैसे मान लो ये जो है पूरा 100% है, ये क्या है? 100% है। यानी कि अगर एक बौने पौधे से एक लंबे पौधे के साथ, यानी कि टी स्मॉल टी और इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में अगर हम क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तो हमें जो संभावना जो प्राप्त होगी, यानी कि जो अगली जो पीढ़ी होगी उसमें जो हमें पौधे प्राप्त होंगे वो किस प्रकार से होंगे? तो इसमें हमें एक लंबा पौधा मिलेगा, फिर बौना, फिर लंबा, फिर बौना, यानी कि दो तो हमें क्या मिल रहे हैं? लंबे। यानी कि 50% तो यानी कि क्या थे? लंबा पौधा की संभावना है, और 50% ही किसकी है? बौने पौधे की। यानी कि मान लो मैं इसको कहूँ 100% है, टोटल 100 में 100% है, तो दो तो किस में हो गए? 4 बराबर 100 है, 4 पौधे बराबर 100% है, तो 2 पौधे बराबर क्या हो जाएगा? 100/2, यानी कि 50%। 2 बराबर क्या हो गए? 50%। तो 2 पौधे हैं, तो यानी कि 50% तो पौधे की संभावना क्या हो गई? लंबे पौधे की।
50% तो लंबे पौधे की संभावना हो गई और 50% ही बौने पौधे की संभावना हो गई। अगर परसेंटेज में पूछे तो आपसे कह सकते हो 50-50% के चांस है, यानी कि 50-50% बौने पौधे और लंबे पौधे का है। और अगर अनुपात में पूछे तो जो इनका अनुपात निकल के आएगा वो 1:1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 50 से 50 यानी कि 1:1 निकल के आएगा। ये था आपके कुछ। एक और देख लेते हैं। मान लो हमने स्मॉल टी कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवा के देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो कैपिटल टी से कैपिटल का क्रॉस हुआ, किसका हुआ? कैपिटल टी से कैपिटल का क्रॉस हुआ। कैपिटल टी से फिर किसका हुआ? स्मॉल टी से हुआ। तो यानी कि कैपिटल टी, इसके बाद में क्या हुआ? स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, उसके बाद में क्या हुआ? हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। पहला किया कैपिटल टी को कैपिटल टी से, उसके बाद में कैपिटल टी को स्मॉल टी से, उसके बाद में स्मॉल टी को कैपिटल टी से और स्मॉल टी को स्मॉल टी से। तो ये हमें क्या हुआ? क्रॉस कराने के बाद में हमें ये संभावनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये कैसा होगा? लंबा होगा। ये कैसा पौधा होगा? लंबा पौधा होगा। ये कैसा होगा? लंबा होगा। ये भी कैसा होगा? लंबा होगा, क्योंकि इसमें क्या है? कैपिटल टी है, लंबा पौधा। और जो मैंने बताया था प्रभावी लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी है, तो इसमें भी कौन सा होगा? लंबा पौधा होगा। इसमें भी कौन सा होगा? लंबा पौधा। और इसमें कैसा होगा? बौना पौधा। ये कैसा होगा? बौना पौधा प्राप्त होगा। अब देखो ये लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। अगर 100 बराबर 4 है, 100 बराबर कितना है? ये 4 है टोटल। तो इसमें से हमें क्या निकालना है? 3। क्या निकालना है? 3। तो 100 बराबर 4 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 100/4, यानी कि कितना हो गया? 4 एकम 4 और 25 चौको 100। यानी कि जो आपके पौधे की जो संभावना बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? तो यानी कि 3 पौधे किसके हैं? लंबे हैं। एक पौधा क्या है? बौना है। तो यानी कि 100 में से तीसरा हिस्सा तो ये इधर चला गया, एक हिस्सा बचा, यानी कि 4 भाग हैं, तो 25-25 के 4 भाग हो गए। तो यहाँ कितना बना? 25%। यहाँ कितना बचा? 25%। ये 3 कितने हो गए? 75% के। कितने हो गए? 75% के। अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो आप बता सकते हो 25% संभावना बौने पौधे की है और 75% संभावना लंबे पौधे की है। अनुपात में पूछे तो 25 एकम 25, 25-75, यानी कि 3 अनुपात। उसके बाद में हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, उसके बाद में कैपिटल टी, यानी कि हम इन दो का क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो जैसे इस टी के साथ इस कैपिटल टी का, फिर इस कैपिटल टी के साथ इस टी का, इस टी के साथ और इस टी का इस टी के साथ। तो देखो हमें पहला क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल टी कैपिटल टी। उसके बाद में हमें इस टी के साथ तो स्मॉल टी कैपिटल टी प्राप्त हुआ। उसके बाद में कैपिटल टी प्राप्त हुआ। और उसके बाद में हमें क्या हुआ? इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी प्राप्त हुआ। तो यानी कि हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो ये आपके क्या है? दोनों क्या है? एक बड़े पौधे हैं, यानी कि क्या है? एक लंबे पौधे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लो हमने ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो इस कैपिटल से इस कैपिटल टी को फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा कैपिटल टी, सब में कैपिटल टी प्राप्त होगा। सब में क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी प्राप्त होगा। यानी कि हमें 100% कितना? 100% जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? एक लंबा पौधा प्राप्त होगा। कैसा होगा? लंबा पौधा
प्राप्त होगा। यानी कि लंबे पौधे के साथ लंबे पौधे का क्रॉस कराएंगे तो कैसा प्राप्त होगा, 100% लंबा पौधा प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे भी हमें लंबा पौधा प्राप्त होगा। अब जैसे मान लो हम क्या कराते हैं, एक बोना पौधा ले लेते हैं, एक छोटा पौधा ले लेते हैं, बोना पौधा, दूसरा भी क्या ले लेते हैं, एक बोना पौधा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बोना पौधा। अब इसके साथ हम जैसे क्रॉस कराए तो स्मॉल टी से स्मॉल टी, इस स्मॉल टी से स्मॉल टी, इस स्मॉल टी से स्मॉल टी और स्मॉल टी से स्मॉल टी। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या प्राप्त हुआ हमें, छोटा पौधा यानी कि बोना पौधा, इसमें भी बोना पौधा प्राप्त होगा और इसमें भी हमें क्या प्राप्त होगा, बोना पौधा प्राप्त होगा। यानी कि सब में क्या होगा, बोना पौधा प्राप्त होगा। यानी कि 100% कैसा प्राप्त होगा, बोना पौधा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किए थे, परीक्षण किए थे। और जैसे हम देख लेते हैं कोई स्मॉल टी, उसके बाद में स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो ये कैसा है, लंबा पौधा, यानी कि ये कैसा है, लंबा है। और ये कैसा है, बोना पौधा है। ये कैसा है, बोना पौधा है। तो इस बोने पौधे को हम इसके साथ देखो, इसको किसके साथ क्रॉस कराया, इस टी को इस टी के साथ क्रॉस कराया, फिर इस स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी को स्मॉल टी से और इसको इससे। यानी कि पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से और दूसरे को दूसरे से। यहाँ में प्राप्त हुआ कैपिटल स्मॉल टी, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमें स्मॉल टी प्राप्त हो गया और उसके बाद में हमको स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त हो गया। यानी कि देखो एक स्मॉल टी इसमें है, एक स्मॉल टी इसमें। तो यानी कि जो 50% तो किसकी है, बोना पौधा की संभावना है, 50% किसकी है, बोना पौधा की। और इसमें एक कैपिटल टी इसमें है, एक कैपिटल टी इसमें है। तो यानी कि 50% ही किसका है, लंबा पौधे की संभावना है, लंबे पौधे की क्या है, संभावना है। अनुपात में देखें तो हम 50:50, तो यानी कि 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मटर के पौधे से, यानी कि जो प्रैक्टिकल किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो इस प्रकार मटर के पौधे से जो आनुवंशिकता जो प्राप्त हुई, यानी कि अगली पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी, इस प्रकार उन्होंने ज्ञात किया था। तो इससे क्या होता है, जैसे जो भी कोई नए बीज वगैरह तैयार करने होते हैं हमें, यानी कि जैसे अब कोई फसल है, हमें क्या है, कोई अच्छी फसल है, तो हमें एक अच्छी फसल हमें पैदावार करनी है, तो उसके लिए अच्छा बीज चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, बीज अच्छा चाहिए। और बीज अच्छा कहाँ से होगा, इस प्रकार से बीज तैयार किए जाते हैं। जो ये बीज हमें मिलते हैं, यानी कि जो बीज बनाते हैं, तो इस प्रकार से उनका क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। यानी कि हमें पौधा किस प्रकार से चाहिए, कि बड़ा चाहिए, क्या उसमें फल अच्छे चाहिए, और सब प्रकार की जो चीज़ें उसमें, यानी कि पानी की कितनी मात्रा चाहिए, कम पानी में भी होना चाहिए या अधिक मात्रा में होना, पानी अधिक मात्रा में हो तब होना चाहिए। तो उन सब के लिए आजकल जो नई किस्में जो तैयार की जाती हैं, इस प्रकार से की जा रही है। यानी कि जो नई किस्में जो तैयार की जाएंगी, जो तैयार की जा रही हैं, वो इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, इस प्रकार से, यानी कि एक दूसरे के जैसे मान लो क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, यानी कि संकरण कराया जाता है। उससे क्या होता है, एक नई जो जनरेशन, यानी कि एक नए बीज का निर्माण होता है। यानी कि एक अच्छे फल जो अच्छा बीज वाला है, यानी कि जिसमें अच्छे जो, जैसे मान लो कोई गेहूं है, जैसे क्या है, कोई गेहूं है, तो गेहूं में क्या चाहिए, जैसे मान लो कम पानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा कैसी हो, कम हो, और उसकी जो हाइट हो वो ठीक हो, उसमें फल अच्छा आए, यानी कि जो बीज आए वो अच्छा है। तो उसके लिए हमें उसी प्रकार का बीज तैयार कराना होगा। तो हम जो उस बीज में क्या होगा, एक कम ज़्यादा हाइट वाले बीज के साथ में और अच्छी जो फसल है, यानी कि जो अच्छे फल आ रहे हैं, यानी कि गेहूं अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, उसके साथ क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा और एक नई किस्म उत्पन्न कर ली जाएगी। तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। उन्होंने जो मटर के पौधे पर क्या किए थे, जो आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में।
अब आता है आपके जो लिंग निर्धारण है उसके बारे में। किसके बारे में? जो लिंग निर्धारण है इसके बारे में, यानी कि जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है। लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी। जो लड़का और लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो जो लड़का होगा या लड़की होगी ये दोनों जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं मेल्स पे, यानी कि फीमेल पर इस पर कोई डिपेंड नहीं है। अब वो किस प्रकार है वो देखते हैं हम। तो जो लिंग निर्धारण है उसमें देखो पहले क्या देख लेते हैं हम, कुछ जैसे सरीसृप हैं, कुछ सरीसृप हैं, कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण निषेचन अंडे, या इसे ही क्या कहते हैं? युग्मक। इसे ही क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं कि ऊष्मायान ताप पर निर्भर करता है कि जो संतति होगी, यानी कि जो अगली जो पीढ़ी होगी, यानी कि जो क्या होगी, अगली जो पीढ़ी होगी वो क्या होगी कि संतति नर होगी या मादा, नर होगी या मादा होगी। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ सरीसृप, यानी कि सभी नहीं, कुछ सरीसृपों में क्या होता है, जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो निषेचन जो अंडे होते हैं, यानी कि जो अंडे होते हैं उनके ऊष्मायान ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा होगी। यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उनको जिस तरह का टेम्परेचर दिया जाएगा उसी प्रकार वो जन्म लेंगे। यानी कि उसका जो लिंग का जो निर्धारण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी कि किस पर? ऊष्मायान ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी अंडे को अधिक ऊष्मा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, तो जिसको जो ज्यादा मिलेगी तो उस जो ज्यादा और कम के जो है वो क्या करेगी? वो निर्भरता करेगी उसकी जो, यानी कि नर होगा कि मादा होगा, वो किस पर? ताप पर करेगी। दूसरा जो क्या होते हैं, जो घोंगे वगैरह होते हैं, घेंगे जैसे कुछ प्राणी होते हैं, कुछ जो प्राणी घेंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इनमें जो लिंग निर्धारण है, लिंग का जो निर्धारण है वो कैसा नहीं है? आनुवांशिक। कैसा? आनुवांशिक नहीं है। इसका क्या कहने का तात्पर्य है? जो घेंगे वगैरह जैसे कुछ प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है, अपने जो लिंग होता है वो क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यानी कि इनमें जो लिंग का जो निर्धारण होगा वो आनुवांशिक नहीं होगा। लेकिन जो हमारे अंदर यानी कि मानव के अंदर जो लिंग का जो निर्धारण होगा वो कैसा होगा? आनुवांशिक होगा। यानी कि मानव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। यानी कि हम में क्या होता है, जो मानव है, मानव में जो लिंग का जो निर्धारण होगा वो किस प्रकार से होगा? आनुवांशिकता के आधार पर होगा। किसके आधार पर? आनुवांशिक। जबकि घेंगा वगैरह कुछ जो प्राणी है उनमें जो आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं होगा जो लिंग का निर्धारण है। देखो कुछ सरीसृप में लिंग का निर्धारण निषेचित अंडे कि ऊष्मायान ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी कि मादा होगी। जो कुछ सरीसृप हैं उनमें क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जो जन्म लेने वाला जो होगा, अंडे से जो युग्मज तैयार हो रहा है वो नर होगा कि मादा होगा। किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। और घेंगे जैसे जो कुछ प्राणी होते हैं वो अपना लिंग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यानी कि ये क्या नहीं है, इनमें जो लिंग का जो निर्धारण है ये कैसा है? आनुवांशिक नहीं है। और मानव में जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो कैसा होता है? आनुवांशिक होता है। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र हमारे अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या ये होती है 46।
46, यानी कि 22 जोड़ी तो एक होते हैं प्लस एक जोड़ी, यानी कि जो ये एक जोड़ी होते हैं यानी कि टोटल कितने 23, कितने 23 जोड़ी, कितने हो कह सकते हो 23 जोड़ी, और टोटल संख्या कितनी होती है 46, यानी कि 46 होते हैं। अब जो आपके 42 गुणसूत्र होते हैं ये तो ये अलग होते हैं, जो ये एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ये डिपेंड करता है लिंग पर, यानी कि लिंग किस प्रकार होगा, जो लिंग का जो निर्धारण होगा वो इस एक गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, और ये किससे प्राप्त होगा, ये जो माता और पिता है उन दोनों पर डिपेंड करता है, जो खास तरह किस पर करता है पिता पर, क्योंकि माता के पास होते हैं XX 2 गुणसूत्र होते हैं और पिता के पास होता है X और Y। तो जो अगली जो पीढ़ी, जो अगली जो संतति होगी, यानी कि अगली जो पीढ़ी होगी, जो बच्चा होगा उसमें X गुणसूत्र तो हमेशा कहाँ से आएगा, माता से आएगा, लेकिन जो पिता से आएगा वो X भी आ सकता है Y भी आ सकता है। अगर पिता से Y आया तो पुत्र प्राप्ति होगी और X आया तो पुत्री की प्राप्ति होगी। तो ये किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। जैसे मान लो X Y और X X, ये है मेल और ये कौन है, ये है फीमेल, यानी कि ये कौन है मेल है, ये फीमेल है। फीमेल में क्या पाए जाते हैं XX पाए जाते हैं, मेल में XY पाए जाते हैं, और जो लिंग का जो निर्धारण होता है इस Y के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो इसमें क्रॉस कराते हैं, इस X का क्रॉस किसके साथ कराते हैं, इस X के साथ कराते हैं, फिर इस X का क्रॉस इस X के साथ करा देते हैं, इस Y का क्रॉस इस X के साथ कराएंगे, और फिर इस Y का क्रॉस इस X के साथ कराएंगे। पहला X का क्रॉस इस X के साथ कराया, फिर इस X का इस X के साथ कराया, Y का X के साथ कराया, फिर Y का X के साथ कराया। तो हमें क्या प्राप्त होता है, XX से क्या प्राप्त हुआ, XX प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ, XX प्राप्त हुआ। इस X से X प्राप्त हुआ। Y से क्या प्राप्त हुआ, X और Y प्राप्त हुआ, और इस Y से X और Y प्राप्त हुआ। यानी कि हमें जो अगली जो पीढ़ी होगी, यानी कि जो इनसे जो प्राप्त जो पुत्र या पुत्री होगी उसकी संभावना इस प्रकार से होगी, यानी कि XX है तो यानी कि यहाँ क्या होगी, पुत्री होगी, यहाँ पे क्या होगी, पुत्री होगी, और यहाँ पे क्या होगा, पुत्र होगा, और ये क्या होगा, पुत्र होगा, यानी कि इसमें कौन है, Y। तो वहाँ पे जिस प्रकार से प्रभावी लक्षण किस में थे, कैपिटल T में थे, यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण वो किस में है, Y में है। किस में है, Y में है। तो यानी कि देखो 2 पुत्री 2 पुत्र, तो यानी कि 50% किसके चांस है, पुत्री के, यानी कि लड़की के, पुत्री या लड़की के संभावना है, और 50% किसकी है, लड़के की, यानी कि पुत्र की संभावना है। कितनी, 50%। तो इसको अगर हम अनुपात में लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 50:50, यानी कि काटोगे तो 1:1, यानी कि 50-50% की संभावना है कि उनके जो पुत्र होगा अक पुत्री होगी। कोई भी अगर मेल और फीमेल, अगर उनके जब पुत्र और पुत्री का जो निर्णय होता है तो वो किस प्रकार से होता है, अगर इस प्रकार, तो उनमें चांस क्या होता है, 50% पुत्री के चांस होते हैं और 50% पुत्र के चांस होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं, इस प्रकार XX क्रॉस कराए तो XX यानी पुत्री प्राप्त हुई, XX को क्रॉस कराए तो पुत्री प्राप्त हुई, XY कराए तो पुत्र, यानी कि जो डिपेंड किस पे कर रहा है, Y पे कर रहा है, यानी कि पुत्र जो प्राप्त होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो पुत्र की जो प्राप्ति है वो जो होगा यानी कि पुरुष के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मेल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो लड़का है वो लड़की होगी कि लड़का होगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, पुरुष के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो पुरुष के पास में क्या है, माता के पास में तो क्या होता है, XX ही होते हैं, लेकिन जो मेल है यानी कि जो पुरुष है उनके पास में तो X और Y होते हैं। तो X जाएगा तो पुत्री होगी, जो पिता से X और Y इनमें से एक जाएगा तभी तो डिपेंड होगा। तो अगर Y चला गया तो पुत्र हो जाएगा और X चला गया तो पुत्री होगी। तो डिपेंड किस पे हुआ, वो उस पुरुष पे डिपेंड हुआ, यानी कि जो लिंग का जो निर्धारण होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। और X गुणसूत्र हमेशा कहाँ से जाता है, माता से जाता है। X गुणसूत्र हमेशा कहाँ से प्राप्त होगा, माता से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो लिंग का निर्धारण होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि मेल और फीमेल में, यानी कि किस प्रकार से जो अगली पीढ़ी है उसमें क्या पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री प्राप्त होगी। अब जैसे इनमें क्या होता है, जैसे कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, आपने
पिछली क्लासों में या फिर पिछले जो 9th वगैरह पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं उनके बारे में, यानी कि आनुवंशिक रोग कैसे होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और इनको लेकर कौन जाती है, इनको लेकर कौन जाती है, मादा इनको लेके, यानी कि वाहक का कार्य कौन करता है, फीमेल करता है। वाहक का कार्य कौन करता है, फीमेल करता है। और जो ग्रसित होता है वो कौन होता है, इनसे पुरुष होता है। ग्रसित कौन होता है, पुरुष होता है। तो ये किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लड़के और लड़की की संभावना किस प्रकार से होगी, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगी उसकी संभावना 50-50% होती है। मान लो ये कोई पुरुष है और ये क्या है, ये महिला है। इस महिला के इस एक्स पर, इस महिला के इस एक्स गुणसूत्र पर क्या है, कोई आनुवंशिक रोग है, यानी कि कोई डिजीज है, आनुवंशिक डिजीज है, जेनेटिक्स डिजीज है। तो इस एक्स के ऊपर है, तो अब जो अगली पीढ़ी में होगा वो लड़के के ऊपर होगा, लड़की के ऊपर होगा। किस प्रकार से, यानी कि अगली पीढ़ी में ये रोग किस प्रकार से जाएगा, तो ये किस प्रकार जाएगा, इस एक्स का देखो, इस एक्स के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ क्या प्राप्त हुई हमें, एक्स एक्स, यानी कि यहाँ क्या प्राप्त होगी हमें, लड़की प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, लड़की। इस एक्स का इस एक्स से प्राप्त कराएंगे तो ये कैसे, लड़की प्राप्त हो रही है। यहाँ पे भी लड़की है, यहाँ पे भी लड़की है, लेकिन इस एक्स गुणसूत्र के ऊपर क्या है, कि जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवंशिक रोग है। तो यह जो लड़की होगी ये कैसे होगी, रोगी होगी। ये लड़की कैसी होगी, रोगी होगी। अगला देखो, इस वाई का इस एक्स से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक्स और वाई, यानी कि जो प्राप्त होगा वो कौन होगा, लड़का होगा, यानी कि जो कौन होगा, लड़का होगा। और इस x को, इस y को इस x से कराओगे तो क्या होगा, एक्स वाई। तो यहाँ पे भी क्या प्राप्त होगा, लड़का होगा। लेकिन इस लड़के में डिफरेंट होगा, क्योंकि इस जो x के साथ इसका क्रॉस हुआ है, तो ये जो x गुणसूत्र है ये क्या है, कि ये आनुवंशिक रोग से ग्रसित है। तो ये जो लड़का होगा ये कैसा होगा, रोगी होगा। ये लड़का कैसा होगा, रोगी होगा, यानी कि ये जो लड़का होगा ये रोगी होगा और यह लड़की रोगी होगी। लेकिन देखो, ये जो लड़की है ये आनुवंशिक रोग को क्या करेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएगी। यह इस रोग से ग्रसित नहीं होगी, और यह जो लड़का है यह इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। इस लड़के में वो रोग के जो लक्षण है वो दिखने लग जाएंगे, जबकि इस लड़की में ये रोग तो रहेगा। यह जो आनुवंशिक डिजीज है ये इसमें रहेगा तो सही, लेकिन ये लक्षण दिखेंगे नहीं। इसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ये लक्षण दिखेंगे नहीं, और इस लड़के के अंदर ये लक्षण दिखेंगे। तो रोगी की संभावना तो हो गई 50-50%। रोगी की संभावना कितनी हो गई, 50%। और लड़का और लड़की की संभावना भी कितनी हो रही है, यहाँ पे 50% हो रही है। यानी कि 50% संभावना लड़की की है, 50% लड़के की है। और रोगी की संभावना भी 50% लड़का रोगी होंगे, जो भी होगा 50% रोगी, 50% सही होंगे। तो इस प्रकार से जो आनुवंशिक रोग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे जैसे अपन देखते हैं अपने आसपास या कहीं भी देखते हैं भाई ये इसकी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है, यानी कि ये क्या होता है, इसके दादा परदादा या फिर कोई पहले पीढ़ी में ये रोग था और यह रोग अभी भी चल रहा है। तो वो क्या है, एक आनुवंशिक डिजीज है। क्या है, एक आनुवंशिक रोग। वो क्या कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच रहा है। तो इसमें जो वाहक होते हैं, यानी कि जो लेके कौन जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो रोगी होगी और जो लड़की होगी वो लेके जा रही है, यानी कि इसमें ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो लड़का होगा उसमें वो लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तो ये था जो आपके आनुवंशिकता के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो परीक्षण किया था मटर के पौधे के ऊपर, यानी कि मटर के पौधे के ऊपर जो परीक्षण किया था उसमें किस प्रकार, यानी कि हमें लंबा पौधा प्राप्त होगा, छोटा बौना, किस प्रकार से हम तैयार, जो नई पीढ़ी है उसको तैयार कर सकते हैं, जो संकरण कराया जाता है वो किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में। उसके बाद हमने देखा जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि जो जन्म लेने वाला बच्चा यानी कि जो होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है मेल्स के ऊपर। किसके ऊपर, मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर इसकी कोई डिपेंडिंग नहीं होती। और जो डिजीज होते हैं कौन से, जो आनुवंशिक जो रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से जाएंगे। अब देखो ये जो लड़का है ये तो हो गया रोगी,
ये लड़का क्या हो गया, रोगी हो गया। अब इसके लक्षण तो क्या हो गए, साफ दिखने लग गए। इसके लक्षण तो क्या हो जाएंगे, साफ दिखने लग जाएंगे। लेकिन इसके लक्षण है वो क्या है, साफ दिखेंगे नहीं। लेकिन जब इसकी शादी किसी लड़के से होगी जो क्या है, ठीक है, जो क्या है, ठीक है, तो जब इसकी शादी होगी तो इनके जो बच्चे होंगे उनमें क्या होंगे, उनमें ये रोग आएगा। अब जैसे इसके साथ इसके कराओ, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो यानी कि एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स वाई, यानी कि इसमें भी जो इसके पुत्री होगी, एक पुत्री की संभावना जो होगी वो कैसी होगी, डिजीज में होगी, और एक पुत्री कैसी होगी, सही होगी। कैसे होगी, सही होगी। अगली बार जैसे मान लो पुत्र में एक पुत्र कैसा होगा, रोगी होगा, और एक पुत्र कैसा होगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि इसकी पीढ़ी में, अब ये यहाँ से पीढ़ी से इस लड़की में गया, अब इस लड़की से इसकी अगली जो पीढ़ी चली जाएगी उसमें चली जाएगी, इस पीढ़ी से, तो यानी कि जो ये है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। अब जैसे जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो ये थे आपके आनुवंशिक रोगों के बारे में भी, और लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।